अल्लाह की निस्बत से भी ना करें। और ये मैंने जो आपको 5 बातें बताई ये खाने पीने की चीज़ों के अलावा हैं। खाने की चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने बताया है हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता व दमा व लामल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा है कि मुर्दार हराम है, खून हराम है, और क्या कहते हैं हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता व दमा व लामल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है, और हर वो चीज़ हराम है जो कि जिस पर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया गया हो, जिस पर अल्लाह के अलावा नाम लिया गया हो। अल्लाह ने कहा ये चारों चीज़ें हराम हैं। इसके अलावा शराब को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। तो खाने पीने की चीज़ों में अल्लाह ने वाज़ेह जो तौर पर बात बताई है वो ये कि तमाम पाक और तैयब चीज़ें यानी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें ही खाया करो और पिया करो, बाकी चीज़ों से इज्तिनाब किया करो। आज हमारा टॉपिक यही है कि हलाल और हराम का तसव्वुर क्या है इस्लाम में, उस पर हम आज बात करेंगे। खा वो खाने पीने की चीज़ें हो, खा वो पहनने की चीज़ें हो, खा वो बरतने की चीज़ें हो, हलाल और हराम का तसव्वुर क्या है उस पर बात करेंगे। किचन की तरफ किचन में हमने जाना है। अस्सलाम वालेकुम। और किचन में हम खाने पीने की चीज़ों ही की तरफ आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज क्या बन रहा है? आज हमारी जो पहली रेसिपी वो हम बना रहे हैं ब्रेड कबाब। ब्रेड कबाब, ब्रेड के कबाब बनाएंगे। और दूसरी जो रेसिपी है वो है चिकन सेसमी फिंगर्स। ओहो, तो बहुत मजे की बनेगी। हाँ। क्योंकि वो सेसमी लेकिन एक सेसमी सीड का मैं ये बता दूं आपको कि सेसमी सीड हर बंदे को नहीं सूट करती, उससे बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो जाती हैं कभी कभी। तो प्लीज़ एक दफ़ा देखें और उसको फिर खाया करें, वरना उससे बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं होते, टेस्ट नहीं, लेकिन बच्चों को खास तौर पे, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को सेसमी सीड से जो है वो एलर्जीज हो जाती हैं, तो मैं इसलिए हमेशा सबको बता रही हूँ। तासीर भी गर्म होती है। क्योंकि मैंने हमेशा नोट किया ज़ुबैर साहब कि जब भी हमने कोई फास्ट फूड ऑर्डर किया उसके बर्गर में सेसमी सीड लगा होता है। खाए तो बीमार हो जाए, जब खाए बीमार हो जाए। जब हमने इसको बहुत डीपली देखा जाके तो पता चला वो सेसमी सीड से होता है। हाँ, वो तो हर बंदे को एलर्जी हो जाती है। अच्छा जी, सेसमी सीड चिकन बन रहा है और साथ ब्रेड कबाब। और आज बड़ी मजे की बात है कि आज बाहर का मौसम थोड़ा बेहतर होता जा रहा है। आज बारिश होने के इम्कान है, तो अल्लाह बारिश होने के इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने तो ये कहा था कि कल यस्टरडे की बात कर रहा हूँ कि कल बारिश होगी। हाँ, यस्टरडे का कहा था कि आज सुबह सुबह फजर के बाद थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। वो कहते हैं यहाँ का और होती कहीं और है बारिश। अच्छा जी, क्या डर? अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया था, ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे 8 अदद, उसको पानी में सोक कर दिया था। उसके किनारे वगैरह कुछ नहीं काटने, आपको ऐसे ही सोक कर लें। उसके बाद मैंने इसको स्क्वीज करके यानी निचोड़ के अच्छी तरह से, और ये बोल में मैंने कर लिया। पानी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूंगी। चाट मसाला है 1 टीस्पून, पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें हैं 4 अदद बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुई, ये इसमें ऐड कर लें। हरा धनिया है चॉप्ड हुआ हुआ 2 टेबलस्पून, ये इसमें डाल दें। हाँ, ये शिमला मिर्च है 2 से 3 टेबलस्पून बारीक, ये इसमें चली जाएगी। इसके अलावा टमाटर है इसमें 2 टेबलस्पून के करीब, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। हाँ, जैसे हम कबाब बनाते हैं उसमें ऐसे ही करते हैं कि सब चीजें छोटी छोटी चॉप करके डालें। और ये प्याज है एक दरमियाने साइज की, वो आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली। इसको तलिएगा 6:30 बजे। क्यों? ताकि गरम रहे। और ये मैदा है मेरे पास 4 टेबलस्पून के करीब, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैदा हम इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं? मैदा हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रेड है, हमने पानी में सोक किया था, तो मैदा जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। जो समझ लिया करें कि जल्दी जल्दी बोला करें, क्योंकि आपको पता है ना एक ऊपर से नहीं, आप तो टीम की है, आपको समझ आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। चलिए, और कुछ नहीं करना है। और फिर इसको जो फ्राई बस महकत को भी दरिया करना के तेरे बस महकत को भी दरिया करना, मुझ पे भी चश्मे करम, ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा
करना सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना मुझ पे भी चश्मे करम तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से ये तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना मुझ पे भी चश्मे करम और मुझ पे महशर में नसीरुल की नजर पड़ ही गई कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना मुझ पे भी चश्मे करम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी। ये थे सैयद आफ्ताब अली कादरी साहब जी। बहुत शुक्रिया आपका सैयद आफ्ताब अली, आपने बहुत उम्दा कलाम पढ़ा। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में 3 मेहमानों ने ज्वाइन किया, उनका मैं तारुफ करवाए देता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर ज़हीरुल्लाह रिजवी साहब, जो कि मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के चाइल्ड एड एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अनस कमाल पाशा साहब, जो कि डायरेक्टर क्रिएटिव हैं सस्टेनेबल लिविंग सोसाइटी यानी SLS के। अस्सलाम वालेकुम जी। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा कुलसूम सिद्दीकी साहिबा, जो प्रेसिडेंट हैं SLS की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये जो आपकी चाइल्ड एड एसोसिएशन है, नाम से तो यही लग रहा है कि चाइल्ड के से रिलेटेड सारी एड, हर तरह की एड, अब वो कौन सी एड? मेडिकल एड है। तो चाइल्ड से रिलेटेड जितनी भी मेडिकल एड्स हैं वो आप प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, और क्या उसके लिए कोई हॉस्पिटल आपने अडॉप्ट किए हुए हैं? ज़रा तफसील बताइएगा। एक्चुअली चाइल्ड एड एसोसिएशन का क़याम 1979 में आया था। 1979 जी, जब मैं स्टूडेंट था। जब आप स्टूडेंट थे? जी, मैं 71। तो उस वक़्त ये था कि जो आप, अगर आपने देखा और दिखाते रहते हैं टीवी वाले, तो जिना हॉस्पिटल, जिना चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, जी जी जी, वहाँ पर हम लोग एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। उस दौरान जो हमने देखा कि बच्चों को डॉक्टर लिख देते हैं दवा, उसके बाद दवा के लिए फिरते फिरते पैसे उनके पास नहीं है। फिर दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ये खाएं आप, ये विटामिन लें, बीबी फलानी चीज़ ये लें, वो पैसे के नहीं। तो हम लोगों ने वहाँ सोचा, वहाँ के डायरेक्टर थे प्रोफेसर निज़ामुल हसन, जी जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, और 2-3 और डॉक्टर और सर्जन थे। हम सब ने बैठ के सोचा कि यार कुछ न कुछ तो हम भी कर सकते हैं इनके लिए। तो वो फिर हमने ये किया कि डोनेशंस के लिए हम निकले, क्योंकि हम यंग थे, वो थोड़ा ग्रोन एज के थे। तो हम लोगों ने, स्टूडेंट्स ने जाके एक इस एसोसिएशन की बुनियाद डाली। वो प्रोफेसर जो थे वो प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी। फिर हमने स्टार्ट में सिर्फ न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, 2 चीज़ें उनको प्रोवाइड की। इलाज के लिए तो डॉक्टर करते ही थे। यानी आप खुद SMC के ग्रेजुएट हैं? जी 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 जी, इसीलिए सही तो है। अब वो वहाँ से, वहाँ के बाद फिर ये हुआ कि 79 में, कभी हम तसव्वुर वो नहीं किया था, 79 में हमने फिर देखा कि कैंसर के जो मरीज़ हैं उनका चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं था। ठीक है। तो हमने कैंसर का एक फ्लोर बनाए, ऊपर 6 फ्लोर पे।
ठीक है जी, जो फंड्स। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बात मुझे बताइएगा, अभी कुछ दिनों पहले हमारे इसी प्रोग्राम में जी एक और एनजीओ भी आई थी, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट वो शायद चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन या ऐसी कुछ था, और वो ये कह रहे थे कि सिविल हॉस्पिटल में और मुख्तलिफ जगहों पर हमने जो है वो 6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो कराची में, और वो सारी चाइल्ड से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं उनमें मेडिसिन प्रोवाइड करना सब कुछ वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो उनके साथ आपका कोई करते हैं? लिंक? नहीं, हमारे सच उनसे नहीं है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो उस वक्त की थी ओके तो उनसे है ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ जो फूड एंड न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरियात होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मेडिसिन भी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, आप सिर्फ जिन्ना हॉस्पिटल में ही सिर्फ लोकेटेड? जिन्ना चिल्ड्रन NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। ठीक है। इसमें 6th फ्लोर पर हमारा वार्ड है, राइट, ठीक है, और वही हमारी OPD होती है, और वो सब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। और हमारी OPD में एवरेज मंथ में 2000 लोग बच्चे आते हैं थ्रू आउट बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर और दूसरी जगह से। हमें उनकी ओपीडी भी होती है और उनका ऑपरेशन भी होता है। ऑपरेशन नहीं, ज्यादातर तो आपको पता कीमोथेरापी होती है। कीमोथेरापी, हाँ, तो बच्चे जो हैं सिर्फ फायदा ये है कि बच्चे का अगर अर्ली बच्चे पहुंच जाए हमारे पास तो आप ही समझ लें 80% ठीक हो जाते हैं। ठीक है। जो लेट आते हैं, ये मुझे बताइए कि क्या ये सिर्फ कराची तक ही है या इसको आपने एक्सपैंड किया है? सिर्फ जिन्ना हॉस्पिटल, और आपने कहीं और नहीं NICVD? हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। कैंसर इज अ वेरी एक्सपेंसिव उसका इलाज है, इसलिए एक कीमो पे एक बच्चे पे 4 से 5 लाख। So then people can fly here और वो वो आते हैं। यहाँ तक कि हमने अफगानिस्तान के एक बच्चे का इलाज किया, अच्छा, हमारे पास आया 1 साल। ये मैं आपको देता हूँ, इसमें से आपको मिल जाएंगे। क्योर भी हो गया, और वो एकदम तो क्योर नहीं हो जाता। जब उसकी कंट्रोलेबल चीज आ जाती है तो फिर हमने उसको वो चला गया। जाहिर है ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर कि जो बलूचिस्तान और सिंध से आते हैं वो बेचारा एक बच्चा बीमार है, अब उसके 4 बच्चे और हैं, मियाँ बीवी को आना पड़ता है, बच्चों को लेके आते हैं, और अक्सर उन्हीं में से लोग मरते हैं। वो हफ्ता 10 दिन का इलाज करा के चले जाते हैं और फिर उसके बाद जाहिर है यहाँ अकोमोडेशन का मसला है। और हमने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को भी लिखा है, क्योंकि वो जगह जो सामने है हमारे जिन्ना के वो आर्मी वालों की। तो जनरल राहील ने हमसे कहा था कि हम ये आपको देंगे। हम कह रहे इतनी जगह हमें दे दें कि ये जो लोग आते हैं वो बाकी हम कर लेंगे, वो वहाँ ठहर जाए। हम उनके उसका कोई प्रोफेशन का इसका कि वो अपना खाने पीने का खर्चा कर ले, तो ये इलाज कंप्लीट हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बल्कि इस टीवी चैनल के तवस्सुत से आपकी बात जो है वो सुन भी रहे हैं। एक बात और मैं पहुंचाना चाहता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी का जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, पहले हमारे पास वो लोगों को बच्चों को भेजते थे जो फाइनल में होते थे। अच्छा। उससे हमें ये हेल्प होती थी कि कुछ डोनेशंस के लिए भी करते थे, कुछ उनकी ट्रेनिंग भी होती थी। वो अब उन्होंने बंद किया। अगर DN फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क जो है वो सुन रहे हो तो जरूर इसके ऊपर। जी बिल्कुल। अनस, आप मुझे बताएं कि SLS है क्या असल में, सस्टेनेबल लिविंग सोसाइटी, व्हाट डज इट मीन? लाइक बिफोर आई बिगिन, आप मेरी प्रेसिडेंट हैं। आई थिंक ये क्लियरली और बहुत इफेक्टिव तरीके से चलिए आप बता दें। आई थिंक हम सब काफ़ी एक तो थैंक यू फॉर हैविंग अस, और एक डॉक्टर साहब को यहीं से बताना था कि इफ़ यू नीड स्टूडेंट्स वील बी देयर, हम आपकी ज़रूर सपोर्ट करेंगे, वील हेल्प यू विद योर। ये तो हमारे शो में एक बड़ी अच्छी चीज हो रही है कि जब भी हम गेस्ट हमारे साथ बैठे होते हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं, और दिस क्रेडिट गोज टू आर्च टीवी। हमारे पास बच्चे आते हैं, वो अब अंदर डिजाइनिंग करते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए डिजाइनिंग स्कूल ऑफ आर्ट्स। वो तो सही है। आप अच्छा जी, अब आप बताएं कि सस्टेनेबल लिविंग सोसाइटी है क्या। सबसे पहले सस्टेनेबल लिविंग, तो एक तो यही क्वेश्चन मार्क आता है इसमें, फ्रॉम कैंसर पेशेंट्स सही to anything that makes it a more effective and a more healthy environment। ठीक है। हमारे कंट्री में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात सबके ऊपर एक डिफिकल्ट फेज गुजर रहा है इस कौम के ऊपर, और हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम यंग हैं, हमारे पास एनर्जी है। बजाय इसके कि हम लोगों ने यही सोचा, हम लोगों ने जब लॉन्च किया हम लोगों ने यही सोचा बहुत सारे मसाइल हैं और इनका हल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ढूंढना। बिल्कुल। तो क्यों ना हम लोग कुछ इस तरह करें कि हम सब मिल के कोलैबोरेट करके, अकेले नहीं, ये नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, हम यही करते हैं कि सबके साथ हम लोगों ने स्टार्ट ही इस तरह किया कि हम लोगों ने पहले सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस
प्राइवेट कंपनीज के इतने बड़े सीईओज और चेयरमैन के हम स्टूडेंट्स थे और हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये हमें अपना टाइम दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें खुद ईमेल कर रहे हैं कि प्लीज टेल अस हाउ वी कैन हेल्प। बेसिकली व्हाट इज इट? हाँ, तो व्हाट वी डूइंग, हम लोगों के 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को अभी आपको बहुत सोशल मीडिया पे अपलोड नजर आएगा कि दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, राइट? हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था जनवरी से, जब सीजन था। फिलहाल सीजन नहीं है, जून जुलाई इज नॉट द सीजन टू प्लांट ट्रीज, इट्स इन मानसून। हाउ लॉन्ग इट्स बीन? तो हम लोगों ने जनवरी से भी स्टार्टेड, दिस जनवरी वी स्टार्टेड, और अब तक माशाल्लाह ऑलमोस्ट 5000 दरख्त लगा के मेंटेन भी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम लोग इन कराची ओवरऑल अगर हमने देखें व्हाट वी डू इज बेसिकली हम लोग टारगेट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस के अराउंड 17 गोल्स जो स्टैंडर्ड है, बट हम लोग हमारे जो मैंडेट के अंदर आते हैं देयर आर 7 गोल्स। इसके अंदर आपकी एजुकेशन आ जाती है, वेल बीइंग आ जाती है, लाइफ अंडर वाटर, लाइफ ऑन लैंड, तो हम लोग हर चीज़ पे फोकस करते हैं। तो जिस तरह कुसुम ने बताया, तो हमने and you started with this दरख्त different, yeah, we so what actually started with recycling if Anas would like to begin on that. So this was really important। होता क्या है कि you have your different universities and campuses, right? हर किस्म का कचरा होता है। You have your biodegradable, you have a non-degradable, ठीक है, इसमें प्लास्टिक, मेटल आ जाता है, सारी चीज़ें। तो हर जगह आपने एक कॉमन डस्टबिन देखा होगा, राइट? हमने क्या करा, हमने डिफरेंट क्लासेस बनाए। सो हमारे पास मेटल का अलग डस्टबिन है, प्लास्टिक का अलग डस्टबिन है, स्टायरोफोम का अलग है, एवरीथिंग। अब इससे हेल्प ये होती है कि हमारा ट्रैश सॉर्ट आउट हो जाता है, राइट? तो जब हम लोग इसको डिस्पोज करने जाते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है, हमने हमारा जो CBM का कैंपस है, इसकी पार्किंग लॉट के अंदर भी हमने कुछ गड्ढा खोदा हुआ। अनस, आपको थोड़ा सा वाला है, उसके पास कितना छिलका जमा होता है, जो आपने भी मेंशन किया कि हमने उनसे बात की, हमने उनसे बात की, ठीक है? तो उन लोगों ने चाय वाला, उसके पास पत्ती है, ये इतना जबरदस्त खाद बनाती है, अंडे के छिलके, ये सब ये जाके खाद बन जाते हैं। और जब ये खाद बन के हम लोगों ने अपने अगले प्रोजेक्ट में यूज़ की, जो ग्रीनिंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारी एक पूरी कैंपेन है ग्रीनिंग की, और हम इस पे साल के शुरू से काम कर रहे हैं। ठीक जी, सही है जी डॉक्टर साहब। जनाब डॉक्टर साहब, ये आपका जो है पूरा जो आप बता रहे हैं कि 6th फ्लोर पे आपने बनाया पूरा, जी। मैं चाहूँगा ज़रा ये बताइए कि इसका एनुअल आपका बजट कितना है, आपको गवर्नमेंट फंड कितना करती है, या आप फंड रेजिंग कर लेते हैं खुद से, क्या करते हैं आप? देखिए, मैक्सिमम हम लोग फंड रेजिंग करते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर हम ये है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें दिया है, काफ़ी अच्छे बड़े फंड दिए जी, लेकिन हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने आपको बताया, एक कीमोथेरापी पे 4 to 5 lakhs होती जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे आउटडोर पेशेंट्स होते हैं, उनके जो है अलग, और मेडिसिन कैंसर की बहुत ही एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ A to Z सब हम फ्री ऑफ करते हैं, किसी से नहीं करते, पैसे लेने का कोई तस्वुर ही नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, वैसे आपके पास जो बच्चे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है कि ज्यादातर बच्चे किन बीमारियों में मुब्तला हैं हमारे कराची के, बलूचिस्तान के? देखिए, हम तो सिर्फ इस वक्त स्पेशलाइज हैं कैंसर के लिए। राइट। अच्छा, कैंसर का ऐसा है कि लोगों को पता नहीं चलता है। ओके। लोग बुखार हुआ, मोहल्ले के डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है ना, उसने गोली दे दी, दवाई कर दी। तो इसके लिए ख़ास तौर से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माएँ बच्चों को नहलाती हैं। जब भी आप नहलाएं, आपके बच्चे के ऊपर हाथ लगाते हैं आप लोग, तो कहीं कोई ऐसी गुठली, गलती वगैरह कुछ हो, उसको नोटिस में डोंट टेक इट इजी, ज़रूर दिखाएं और जाके एक दफ़ा अपने आप को सेटिस्फाई कर लें। अगर ना करें कि कोई चीज़ हो, लेकिन वो एक चीज़ हो तो और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। यानी बच्चे के जल्दी ठीक होने के इतने चांसेस हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। आप कभी हम एनुअल प्रोग्राम में आपको इनवाइट करेंगे, तो आप देखिए वहाँ बच्चे आते हैं सारे जो कि ठीक होके जा चुके हैं। मैंने अभी वो दिया कार्ड, उसमें भी तस्वीरें हैं, तो काफ़ी अच्छे चांस है। अभी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, बच्चे से मैंने पूछा, तो उसने कहा कि हाँ मैं तो अब स्कूल भी जाने लगा हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात। और बात ये है कि सिर्फ आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनको गाइड करना पड़ता है, और इन टाइम किसी ने कहा इम्पोर्टेंट बात आपने बताई, और स्पेशली के बच्चों को, चूंकि आप, इन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, आप नहलाती हैं
तो अगर उसकी बॉडी पर कहीं पर भी कोई ऐसा कोई मार्क नजर आ रहा है, कोई गुठली सी नजर आ रही है, कोई ऐसी चीजें जो उभर गई है बॉडी से, तो आप उसको इजी ना लें और जरूर चेक करा लें। चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज होती है तो वो फर्स्ट स्टेज में ही जो है वो नजर आ जाएगी और वो फौरन क्योर हो जाएगी। ये ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर साहब ये आप जो बच्चों के कैंसर की बात कर रहे हैं, तो वो हर किस्म के कैंसर को ट्रीट करते हैं आप, चाहे वो लंग्स कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, बच्चों में ना, बच्चों का सर, बच्चों आप 12 इयर्स तक। डॉक्टर साहब लंग कैंसर के कितने? बहुत कम ज्यादातर यही कम होते हैं कि लंग ज्यादातर जो है ना जो स्मोकिंग करते हैं और इस तरह के ज्यादा होते हैं। बच्चों में यही है, यही जो मैंने आपको बताया, गिल्टी हो गई कहीं। डॉक्टर से मिलने से पहले ना इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास 70% जो केसेस आते हैं दे आर क्यूरेबल। दैट इज अ वेरी अमेजिंग पॉइंट। पता है ये तो वाकई आजाद कश्मीर तक से हमारे पास है। वो आपको मैं बता रहा था, अफगानिस्तान का हमने उसको बाद में ट्रीटमेंट ऑनलाइन दिया और वो ठीक ठाक हो। वेरी अनदर एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी का एडवांटेज। अच्छा आप लोग अनस और कुलसुम, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप लोग और कर रहे हो? आपने बता दिया हमें कि जो हम कचरा वहाँ से ले रहे हैं उसको रिसाइकिल करें, उसके अलावा हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है ना, अभी रमजान भी है, बहुत ज़्यादा जैसे हमने बात की कि सदका जारिया के कॉन्सेप्ट अभी बहुत लोगों में एक्टिव है। सब कह रहे हैं दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ। बार बार हम लोग ये लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि अभी नहीं है टाइम, अभी हीट वेव चल रही है। पौधे का सर्वाइवल रेट अगर 100% का चांस होता है मॉनसून में, फिलहाल अभी 20%। मैं आपकी पूरी जो बातें आपने बताई हैं उससे जो मैं अभी समझ पाया हूँ वो ये कि आपने 2 प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस किया है इस वक्त। एक आप प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, दूसरा आप जो रिसाइकलिंग और ये जो फर्टिलाइजर इस पे ज्यादा आप काम कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? एक चीज मुझे बताइएगा, एक चीज बताइएगा कि जब आप गार्बेज जो होता है, गार्बेज या वेस्ट जिसको आप जमा करने की बात कर रहे हैं, आपने अभी कहा कि प्लास्टिक की बोतल से जीन्स बन सकती है या ऐसी चीज, लेकिन मैंने सुना है कि जो पॉलीथीन के जो शॉपर होते हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं, वो रिसाइकलेबल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो उसका क्या करें? उसके लिए भी करें। एक हमारे वाटर कंजर्वेशन हम लोगों ने एक्चुअली बेसिकली अपने कैंपस पे सिंगल यूज प्लास्टिक्स, अगर आपको पता हो सिंध गवर्नमेंट ने भी लेजिस्लेशन पास कर दी है कि पॉलीथीन बैग्स बैन कर दें। तो हमारे कैंपस पे पॉलीथीन बैग्स बैन करने का लेजिस्लेशन बहुत पहले पास कर दी है, लेकिन आप किसी भी कचरा कुंडी जो आपने बात की जाएगी, आपको प्लास्टिक बैग्स ही नजर आएंगे सारे। कितना हार्मफुल है अगर आप रिसर्च खोलें और देखें मरीन लाइफ को ये कितना इफेक्ट कर रहा है। मुझे पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेजिस्लेशन से कुछ नहीं होगा। हर शॉपकीपर के पास पड़ा है वही है लेजिस्लेशन। क्या मतलब क्या नहीं नजर आ रहा लोगों को कि हर शॉपकीपर जो है वो यही दे रहा है? और डॉक्टर साहब इसमें आप एक चीज ऐड करें, क्या ये जो गंदगी है क्या ये बायस बन सकती है बच्चों को कैंसर लगने में? देखिए कुछ तो गंदगी, देखिए बच्चा तो अभी बच्चे की इम्यूनिटी भी कम होती है अभी। हाँ, तो गंदगी तो आपको पता है कि हर बीमारी कर सकती है, लेकिन कैंसर जो होता है वैसे आमतौर से इनबिल्ट। अच्छा ठीक है जी। इसमें ये था कि यू वर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक राइट, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये इतना नुकसानदेह है। होता क्या है कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके ना प्लास्टिक डिटेरियोरेट होता है, ये हर चीज़ में मिक्स हो जाता है। आप जो पानी पी रहे हैं बॉटल नेम एनी ब्रांड, उसके अंदर प्लास्टिक के फ्रैगमेंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल। और इससे रिसर्च के अंदर है कि इट कॉजेज कैंसर। तो फिर बंद क्यों नहीं होता? मुझे तो आज तक अब हम लोगों ने इसके लिए एक सिस्टम अपने कैंपस से स्टार्ट किया है। हम लोगों ने अपने कैंपस में बैन कर दिया प्लास्टिक शॉपर्स तो बैन कर रहे हैं। और उसके अलावा हम जो पानी का जहाँ तक ताल्लुक है, अब हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को, जब पूरे कराची से स्कूल्स आए हमारे पास, हम लोगों ने एक ट्रेनिंग करी। सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, ओनर्स और 2 बच्चे जो जाके ये इन्फॉर्मेशन अपने स्कूल्स में स्प्रेड करें, और इन लोगों ने वाकई इम्प्लीमेंट किया और बहुत सारा हमें अच्छा फीडबैक मिला। उन्होंने यही कहा, हम लोगों ने इस दफ़ा मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को था, उसका थीम था एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। इस दफ़ा ग्लोबली ही यही थीम था और ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल कम्युनिटी में इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ऑल अबाउट एवरीथिंग इज अबाउट अवेयरनेस एंड एजुकेशन। जितनी अवेयरनेस फैलाएंगे। अच्छा, तीसरा मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी कहा था कि आपके जो 7 जो गोल्स हैं उसमें एक एजुकेशन भी है। जी बिल्कुल। उसमें उस सेक्टर में क्या किया आप लोगों ने? एजुकेशन के अंदर अगर आप कहें कि प्राइमरीली जो कंटेम्प्रेरी आपकी बुक्स वगैरह है वो भी आ जाती है,
और उसके लिए हम लोग अभी यूनिवर्सिटी का हमने बेस करा है कि बुक्स का एक्सचेंज होना आसान या फिर सिलेबस का मिलना आसान, बट हम लोग फ्यूचर स्कूल्स का भी कर रहे हैं। मैं समझा नहीं बुक का अच्छा, मिलना इसके आसान लिए है। मैं एक कंप्लीट कर हाँ। लूँ। सो इट्स लाइक कि इन्वायरमेंट एजुकेशन भी वो उसके अंदर शामिल है, ठीक है, बिकॉज ये जिस तरह बताया कि अवेयरनेस जितनी मिलेगी उतना आसान होगा। फिर वही जो कुलसुम जो बताने लगी थी वो यही थी कि हमारे यहाँ बेसिकली होता है कि एक कोर्स खत्म हुआ, देन यू बाय अनदर बुक, राइट, एक और बुक प्रिंट हुई, दैट्स अ लॉट ऑफ ट्रीज वेस्टेड, दैट्स अ लॉट ऑफ पेपर वेस्टेड, राइट। तो आप क्यों ना आपका कोर्स पेपर खत्म वेस्ट हो तो गया होता है बेटा, लेकिन उसमें जो पैसा माँ बाप का जाता है कोर्स बिल्कुल खरीद बिल्कुल, कर, तो हम लोगों ने नहीं तो उसमें अपने क्या कैंपस पे आपकी ये क्या लिया सपोर्ट होती है है उसमें? और हम लोगों ने दूसरे स्कूल्स को भी इस बात में ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी कोलैबोरेशन हो गई है कराची के सारे टॉप स्कूल से, गवर्नमेंट भी सोशल क्या कोलैबोरेशन हो गई है हमारी उनसे ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि अब जो सस्टेनेबिलिटी है, 22 अप्रैल को हम सब स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब CBM आए और हम लोगों ने एक मुआहदा किया, ठीक है। इसमें आपके सारे कंपनीज के CEOs, प्राइवेट सेक्टर के, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट के, आपके NAB हो गया, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, सारे मौजूद। अच्छा, खैर हमारे पास टाइम कम है। अगर आपका कोई पेज है, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, जल्दी से सामने कर दें, फिर डॉक्टर साहब ने मैसेज देना है। बस हमारा पेज है सस्टेनेबल लिविंग IOBM फेसबुक पे, और उसके अलावा अगर आप हमारा अभी WWF और यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैबोरेशन होना जा रहा है, स्ट्रेटेजिकली हम पूरे शहर में प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक। तो ये हम स्टार्ट करेंगे अगस्त में, बारिश के मौसम में, और तब हम लोग चाहेंगे कि सब वन लास्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा, चेंज आपकी तरफ से आएगा, इलेक्शन ईयर है, यू गाइस वांट चेंज, ठीक है, लेकिन कराची ठीक है। हाँ, इसके लिए हमने क्या किया, चिकन ब्रेस्ट ले लिया था, उसके इस तरह से फिंगर्स की तरह उसको कटवा लिया था, ठीक है। इसमें मैं कुटी हुई काली मिर्चें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करूँगी 1 टीस्पून, चिली सॉस इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। सोया सॉस और इसका जो रेसिपी कार्ड है वो आपकी स्क्रीन पे, आप उसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। सोया सॉस इसमें डाल दिए 1 टेबलस्पून, करी पाउडर है इसमें किसी भी ब्रांड का ले लें 1 टेबलस्पून के करीब, पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, दही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब, और ये तिल हैं ये इसमें जाएंगे 3 टेबलस्पून। बस ये तमाम चीज़ें डाल के मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स, उसका मैंने क्रम्स बना लिए थे फूड प्रोसेसर में डाल के। कौन से हैं ये कॉर्नफ्लेक्स? जो नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना, उसको मैंने क्रश कर लिया, यानी पीस लिया, क्रम्स की तरह कर लिया है। इसमें मैं कोट करूंगी, कोट करने के बाद इसको डीप फ्राई करेंगे। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये आपने लिए हैं ये कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जब इसको हम मैरिनेट अच्छी तरह कर लेते हैं, इसको मैरिनेट करने के बाद कितनी देर आपने रखना है? 15 से 20 मिनट रखें, उसके बाद आप इसमें कोट करें और डीप फ्राई कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये इस तरह बना सकते हैं और बहुत सूटेबल है, बहुत कन्वीनियंट है। आपने ये सब डिशेस डाली और आराम से इसको जी बना लिया। और कभी कभी चेंज अच्छा लगता है कि आपने ऐसी चीजें बनाते हैं तो बच्चों को भी मजे की लगती हैं। शाम के टाइम में भी बच्चों को शाम लंच बॉक्सेस में आप रख के दे सकते हैं। लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। आपके घर में हाई टी हो या ऐसी कोई चीज़ हो तो आप ये चॉपस्टिक्स होती हैं, चॉप्स बना ली आपने। ये उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती जुल्फ़िकार गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा फातिमा खाकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, जैसा कि अभी मैंने कहा कि हमारा जो टॉपिक है वो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ जो ताक़ आते हैं उनकी फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक इब्तिदाई बात मैं आपसे जो जानना चाहूँगा वो ये कि कुरान मजीद जब खाने पीने की चीज़ों के बारे में वजाहत करता है तो वो कहता है कि हमने तुम्हारे लिए तमाम पाक और हलाल चीज़ें, तैयब और हलाल चीज़ें जो हैं वो रखी हैं। तो तैयब से क्या मुराद है यहाँ पर? मतलब अगर आम ज़ाहिरी मानों में देखा जाए तो हर वो चीज़ जो साफ़ सुथरी हो वो तैयब हो जाएगी या क्या है? तैयब को अलग अल्लाह ताला बता रहा है और हलाल अलग बता रहा है, तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया किबला डॉक्टर साहब। आज बड़ा अहम टॉपिक है, हलाल और हराम का बड़ा एक वसी बाब है इसके अंदर कि काश कि हम कुरान पाक से ये फैज़ लेते और हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा रिज़्क़ हलाल का हुक्म दिया है कि हलाल खाओ। बिल्कुल ठीक।
और हलाल तलाश करो। तो जहाँ तक जनाब के सवाल का ताल्लुक है, अल्लाह खुद पाक है, तय्यब के मानी पाक के होते हैं, वो पाकीज़ा चीज़ों को पसंद फरमाता है। ठीक है, खुद पाक है, बिल्कुल ठीक है। और हमें भी हुक्म दिया गया है कि मेरी दी हुई पाक चीज़ें खाओ और शुक्र अदा करो। अगर तुम मेरी इबादत करते हो, अल्लाह को माबूद मानते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, तो फिर पाकीज़ा चीज़ें खाओ। ठीक, वो पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह के रसूल ने हमें अता की हैं, उन सब जुज़ियात का जिक्र कुरान में नहीं है। ठीक, सिर्फ खिंजीर के लिए कहा गया वल्लाहमल खिंजीर, ठीक है, कि वो हराम है। ठीक, बाकी जो चीज़ें हैं वो कुरान की जुज़ियात में से हैं या हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलती है। जो हुजूर की हदीस, यानी उसकी तफसीलात कुरान में नहीं है, वो हदीस में है। वो हदीस तफसीलात, जैसे ज़कात के अहकाम हैं, जी, कुरान ने तो ये फरमा दिया कि वाक़ी मुसलावात ज़का, नमाज पढ़ो ज़कात दो। अब उसका निसाब हमें कहाँ से मिलेगा? वो हदीस पैगम्बर से मिलता है, ठीक है, वो फ़िक़्ह से मिलता है, ठीक है। इसी तरह बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती हैं। ठीक है, जैसे फरमाया गया रेशम है, रेशम का कपड़ा है। अब रेशम बदाते खुद तो हराम नहीं है, मगर मर्दों के लिए पहनना हराम है। ठीक है, मर्दों के लिए उसका इस्तेमाल हराम है। ठीक है, ठीक है। बाज़ जगहों पे पैगंबर को ये इख्तियार होता है कि वो हलाल और हराम के मालिक होते हैं, अल्लाह के जो सच्चे नबी होते हैं, अंबिया के पास ये इख्तियार होता है। अब मर्दों के लिए रेशम हराम है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, हमारे सहाबा में से किसी को खारिश की बीमारी लग गई, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम रेशम का कपड़ा पहन लो। या तो खास उनके लिए इनायत थी, और अल्लाह के रसूल के पास ये इख्तियार है, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ठीक, कि जो कुछ मेरा रसूल अता फरमाए वो ले लो, जिस चीज से मेरा पैगंबर मना करे वहां रुक जाओ। बिल्कुल ठीक, तो एक रेशम जो है वो हराम। अब इसी तरह लेकिन रसूल भी जो बताता है वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से ही बताता है। अल्लाह के हुक्म से ही। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि यहाँ मामला है मुहिब और महबूब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब भी तो हैं। जी जी जी, शरीक होना और चीज है, महबूब होना और चीज। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अब सोना तो हराम नहीं है, मगर उसका इस्तेमाल बाज़ जगह पे हराम है। ठीक, सोना मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज़ है, मगर मेरा रसूल जिसके लिए कह दे, ठीक है, वो उसके लिए वो हलाल हो जाता है। बिल्कुल सही। आपने सीरत की किताबें पढ़ी हैं, जी हाँ। मेरे पसंद के आप डॉक्टर साहब भी हैं, अच्छे होस्ट भी हैं। तो जो चीजें ये हैं, मैं मुबालगा ही नहीं कर रहा नहीं, आप तो बेटियां हैं, रहमत है हमारे लिए, बहनें हैं, मुबालगा नहीं, हकीकत है। जो बात हकीकत है वो मुंह पे कहो, उस पर कोई वो बात नहीं है। अब मसला ये है कि जो चीज मेरा रसूल, सोना मर्द के लिए हराम है, मगर एक मौका आया सहाबी को कह दिया कि आप सोने के कंगन पहनेंगे, मगर अभी थोड़ा इंतजार है। सुराका को बिल्कुल बिल्कुल सुराका को कहा था कि वक्त आएगा, आपने पेशेंट को का दौर खिलाफत आएगा, निगाह नबूवत देख रहे हैं, तुम्हारे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूं। बिल्कुल ठीक, वो तुम्हारे हम हाथों में देखेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अल्लाह अपने नबी की जबान को कभी झूठा नहीं करता। सही। दुश्मन भी जिसको सादिकुल अमीन कहें, मगर जो आयत आपने कोट की है वही सारा उसके इर्द गिर्द ये मामला घूम रहा है। वमा यंतिकु अनिल हवा, दीन किबला। डॉक्टर साहब पिछले दिन एक बहुत बड़े मुज्तहिद आलिम दीन आए थे, मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह अल्लाह खुश रखे। दीन अकल का नाम नहीं है, हम अपनी अकल से दीन को नहीं बनाते। ठीक है, दीन नाम है कुरान और हदीस नहीं। आपने जो बहुत उम्दा बात की ना, वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ये असल में दीन है। जी अच्छा, जी नहीं, मैं हलाल हराम पे बात करना चाहिए। जो आपने शुरू में बात की कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि हम बहुत जल्दी फतवा कर देते हैं कि जी ये हराम है, ये हलाल है। इस पे आप क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह क़िबला मुफ्ती साहब, मैं कभी इनके साथ लाइव प्रोग्राम में या किसी रिकॉर्डिंग में नहीं बैठा, मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि जय्यद उलमा में हज़रत का शुमार होता है। अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिजरी अता फरमाए। मेरी बहन देखिए, बात ये है, हज़रत एक बात, जी जी जी, एक सेकंड मुझसे, मैं 1 महीने से बीमार हूँ, रमज़ान से पहले,
आपने पूरे महीने में मैं आता रहा, इयादत नहीं की, मुझे निस्यान की मर्ज हो गई थी जिसमें मैं घिरा हुआ हूँ। अच्छा नहीं, मुझे रमजान से पहले मैं उम्रे में था, मक्के में बीमार था, मदीने में फिर वापस आया। मुफ्ती साहब हमें तो पता ही नहीं, आप हमारे साथ देख रहे, मैं खामोश बैठा रहता था। हमें वाकई नहीं पता था और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, मेरा बोलते हैं आप खामोश। और आप मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, हम अफ्तारी इकट्ठे करते हैं, आपने तो जिक्र भी नहीं किया, ये भी एक देखें बात है। आप बड़ी मादरत के साथ महसूस नहीं फरमाइएगा, बस ये कुछ बातें होती हैं मजबूरियों की। वो अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह ताला आपको शिफा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद और अहदीस तय्यबात और इजमाए उम्मत और क़यास मुजतहिदीन, ये वो चार चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हलाल और हराम का बाकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंट कायम किया गया है। बहुत अच्छा है। यानी ये एक हादसाती, कोई ऐसा नहीं है कि ये दोनों इस्तिलाहात एक हादसाती तौर पर मारिज़ वजूद में आ गई, ठीक है, बल्कि किताब सुन्नत और इजमाए उम्मत और क़यास मुजतहिदीन, इन चारों ने मिलकर बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें वज़ा की जो मैं आपके सवाल का थोड़ा सा तफसीली जवाब देना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें वज़ा की क़यास मुजतहिदीन ने जिनका बाज़ाब्ता तौर पर किताब मजीद में हुक्म नहीं था। वक्त ख़त्म हो गया जी हाँ, क्योंकि ब्रेकिंग आ गई है और हमें शार्प ब्रेक पे जाना है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे एक छोटा सा। सरकार की नातों की सदाएं रखना, बनना चाहते समाए रखना, लब पे सरकार की नातों की सदाएं रखना, जिंदा रहना है अगर तुमको हमेशा के लिए, जिंदा रहना है अपनी जानों को सदा उन पे लुटाए रखना, हाँ अपनी जानों को सदा उन पे लुटाए रखना, लब पे सरकार की नातों की सदाएं रखना। नात इमरान लिखे और करे तेरी सना, नात इमरान लिखे और करे तेरी सना, इस पे ताहशर यूं ही अपनी अताएं रखना, हाँ इस पे ताहशर यूं ही अपनी अताएं रखना, लब पे सरकार की नातों की सदाएं रखना। वो सुदाता मेरे ख्वाजा का वास्ता आका, वो सुदाता मेरे ख्वाजा का वास्ता आका, ऐब सारे मेरे महशर में छुपाए रखना, हाँ ऐब सारे
महशर में छुपाए रखना, लब पे सरकार की नातों की सदाएं रखना। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। जी मुफ्ती साहब, आपकी गुफ्तगू जारी थी, आप फरमा रहे थे उससे हलाल और हराम से मुताल्लिक़। जी डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि और फिर आपने भी एक सवाल किया था, तो उस हवाले से मैं ये अर्ज़ कर दूं जी कि दरअसल जिस तरीके से पॉजिटिव 4 उसूल हैं, फ़र्ज़ और उसके साथ वाजिब और फिर सुन्नत, फिर उसके बाद मुबाह, ये 4 उसूल हैं, मुस्तहब और मुबाह। फिर इसी तरीके से हराम की तरफ भी, हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही और फिर उसके बाद इबाहत। मुजतहिद के पास ये बाकायदा तौर पर ये इख्तियार नहीं होता कि वो किसी चीज़ को हराम कतई करार दे दे। मैं वही अर्ज़ हाँ, कर वो रहा था। अपने दलाइल के ज़रिए से किसी चीज़ पर हुर्मत ज़न्निया का कौल कर सकता है, जिसे हुर्मत गैर यकीनिया कहा जाता है। इस पर फिर इंशाल्लाह बाद एक में मिनट, हुर्मत ज़न्निया और हुर्मत गैर यकीनिया, आप टेक्निकल लोग हैं, आप जानते होंगे। नाजरीन की आसानी के लिए मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, मुज्तहिद हराम का फतवा नहीं लगा सकता। अब वो ये कह सकता है कि ये नापसंदीदा है, ये नामुनासिब है, ये बेहतर नहीं है। बहुत सारी ये तो चीज़ें कह ऐसी सकता हैं है डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये अर्ज़ कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दौरे रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी को भेजते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत मुआज़ बिन जबल को जी हाँ, यमन का गवर्नर बना के भेजते हैं। आखिरी जो सवाल करते हैं, वो सवाल क्या करते हैं कि क्या करोगे अगर कहीं से तुम्हें कुछ ना मिला? तो उन्होंने यही फरमाया कि मैं इज्तिहाद करूंगा, मगर उन्होंने ये इससे ये साबित नहीं हुआ कि मैं उसको हराम करार दे दूंगा या हलाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इज्तिहाद करूंगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, मुजतहिद का जो इज्तिहाद जो हुर्मत या फर्जियत के बाब में होगा, जैसे मिसाल के तौर पे इमाम मालिक के नजदीक वजू से पहले नियत करना फर्ज है। अब ये वो फर्ज नहीं है जो फर्ज कतई है, जो मैं वही कह रहा हूँ, कतई वगैरह की बहस नाज़रीन नहीं समझेंगे, उनको सिर्फ ये बताना है। वो ये इतना कह सकता है कि ये मकरूह तहरीमी है, करीब हराम है या नापसंदीदा। एक मिनट, मकरूह जिसे हम कहते हैं ना, अरबी जबान में मकरूह का मतलब है नापसंदीदा। तो मैं उर्दू में समझाना चाह रहा हूँ कि हम नापसंदीदा या नामुनासिब तो कह सकते हैं, हराम तो नहीं कह सकते ना किसी भी चीज को, लेकिन इज्तिहाद करके। नहीं देखें, अब आप एक तरफ अवाम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इतना टिपिकल सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, हुर्मत ज़न्निया जरूर करार पाएगी, ओके, कराहियत तहरीमिया हुर्मत ज़न्निया के बाद में समझ नहीं आएगा ना। हाँ, मैं ये अर्ज कर दूं कि यहाँ पर जो मुजतहिदीन के जो मामलात हैं वो आसान करने के लिए अर्ज कर दूं कि नापसंदीदा की 2 सूरतें हो सकती हैं। एक वो नापसंदीदा है जो बहुत ज्यादा नापसंदीदा है, चले, हाँ, और एक वो नापसंदीदा शिद्दत के साथ नापसंदीदा और नामुनासिब, मगर हराम कह नहीं सकते हम किसी चीज को अपनी तरफ से। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं कह सकते हैं तो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, आप आगे बढ़ जाए, इसमें फिर एक लंबी तफसील है। अच्छा चलें, ठीक है, जी हाँ, चलें उस पर हम बात करते हैं। आप जी, अच्छा, यहाँ पर ये अर्ज कर दूं कि हम से मुराद वो लोग हैं जो उसूल दीन में इज्तिहाद का दर्जा रखते हैं, यानी कि इस दौर के अंदर मेरी नज़र में कम से कम ये एक बहुत लंबा मामला है, बहुत तफसील तलब है। मैं सारे मुज्तहिद ही की बात कर रहा हूँ, जो दर्जा रखते हैं मुज्तहिद का, क्या वो भी हराम करार दे सकते? नहीं, वो कतई तौर पे हराम नहीं करार दे सकता, नहीं दे सकता। हाँ, वो यही जानना चाह रहा हूँ, मुतशद्दिद नापसंदीदा करार दे सकता है। ठीक है, चलें, सही है। आप क्या जो है वो इस पे हमें जो है एक न्यूज़ ब्रेक पे अभी जाना है। न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे और हम अपने तीसरे मेहमान की तरफ बढ़ेंगे और उनसे भी जानेंगे हलाल और हराम के तसव्वुर के बारे में। और आज हमारा टॉपिक ताक़रातों के हवाले से भी है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं एक न्यूज़ ब्रेक के बाद। हराम पे आज बात हो रही है और ताक़रातों की अहमियत पे भी बात होगी। फातिमा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा पहले आप ताक़रातों की अहमियत पे बात कर लीजिए और फिर हम हलाल हराम की पर आ जाएंगे। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये वो रात है कि जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 1000 रातों से अफजल रात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि मैं इनको कौन सी, यानी कि जो आखिरी अशरे की किन दिनों में तलाश करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको ताक दिनों में, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 के दिनों में आप जो है जितना भी ताक रातों में जो है आप इसकी इबादत करें। और ये वो रात है कि 1000 महीनों से बेहतर है।
अब हमारा जो इबादत का मकसद होता है वो ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि जब हम दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हमने जो अल्लाह से हाथ फैलाए हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक वो शख्स जो तवील सफ़र कर रहा है, तवील सफ़र कर रहा है और उसके लिबास जो है गर्द आलूद है और बिल्कुल आसमान की तरफ वो आँख उठा के और हाथ उठा के कहता है कि या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, लेकिन उसकी ग़िज़ा में जो है हराम शामिल है, उसकी ग़िज़ा में हराम शामिल है। ये बहुत अहम पहलू है, हराम और हलाल का तसव्वुर भी। और ताक़रातों के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं कि हमारा अगर यही मकसद और मफ़हूम है कि या अल्लाह हमें जन्नत दे दे, या अल्लाह पाक तो हमें अपना दीदार अता फरमा दे, क्योंकि रोज़े की जज़ा तो अल्लाह ताला खुद है। सही। जब अल्लाह ताला को हमने पाना है तो अल्लाह तो पाक है, तो पाक जो ज़ात है तो वो जब हमारे पेट के अंदर हराम शामिल हो गया, हराम की एक ग़िज़ा के लिए मेरा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके एक दाना अगर हराम का चला जाता है तो 40 दिन आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। तो आप ये सोचिए कि हम कितने दिनों में हमने एहतसाब करना है कि हमारे जो ग़िज़ा है, जो हमारी रोज़ी है, जो हम कमा रहे हैं, तो उसमें कितना जो है हमारा माल जो है वो हराम हमारा शामिल है और कितना हलाल को हम तरगीब देते हैं लोगों को, और हम खुद अपनी ग़िज़ा में जो है हलाल शामिल करते हैं। इसी तरीके से ताक़रातों की जो फजीलत है वो ये है कि बास को बास पे अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत अता फरमाई है। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों में फजीलत अता फरमाई है। और ये जो अशरा है, अशरा निजात जो है, ये आखिरी अशरे को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी के अशरों पे फजीलत अता फरमाई है। अब इसमें दाग रातों को ये इसलिए दिया गया, देखिए ना, ये शब मेराज का जो दिन था वो जाहिर कर दिया गया, लेकिन इन रातों को मख्फी कर दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी दिनों में इतनी इबादत करते हुए नहीं देखा जितना कि इन दिनों में वो इबादत करते थे। और वो खुद भी इबादत करते थे, अपने घर वालों को भी इसकी तरगीब दिया करते थे। वो तो पाक थे, मासूम थे, लेकिन वो खुद भी इबादत करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी उम्मत को दिखा सके कि ये वो रमज़ान का महीना है और ये वो अशरा है कि अगर इन दिनों में तुमने वो ताक़रात को पा लिया तो बेशक जो है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मग़फ़िरत भी कर देगा और अपना दीदार भी अता फरमा देगा। और जैसे हम वज़ू करते हैं, जब हम वज़ू करते हैं तो हम ज़ाहिरी तौर पे जो है पाक हो जाते हैं, लेकिन ये जो अशरा है, जो ताक़रातें हैं, वो हमें बातिनी तहारत भी अता करती हैं। ख़ास तौर पे जो बातिनी तहारत है कि बंदा एतकाफ़ भी इसमें जो है लोग बैठते हैं। ये रमज़ान का जो मकसद है सूफ़िया किराम के नज़दीक क्या है कि हर एक से कट जाओ और अल्लाह से जुड़ जाओ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मिलाकर तजल्लियात को रमज़ान बना दिया, हुसूल बरक़ात को फिर इंसान बना दिया, देख सके तो देख ले इस महीने में क़ल्बे मोमिन को रब ने अपना मकान बना दिया। तो अर्शे मौला जो है वो दिल के अंदर छुपा हुआ है। हम मस्जिद में और इधर उधर तलाश करते हैं। एक चीज़ बस मैं पूछना चाहती हूँ कि ये एकदम से मेरे बैठे बैठे सवाल आया दिमाग में कि आपने कहा कि हराम आपके पेट में है या हलाल है, ये अल्लाह ताला की बारगाह में अगर आप बैठते हैं और आपके पेट में हराम है। अब मुझे ये बताएं मुफ्ती साहब, इसका कौन डिफ्रेंशिएट करेगा, इसको कौन समझेगा कि ये हम हराम कमा रहे हैं या हम हलाल? अब जैसे बैंक की नौकरी को लोग कहते हैं, लेकिन हज़ारों बैंक है और बैंक काम कर रहे हैं। देखिए कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात भी बनाया है, अक्ल सलीम भी अता की है। मुझे पता है कि मैं जो दिन में कमाता हूँ, खाता हूँ, शाम को देखता हूँ, रखता हूँ, सामने आता है, मैं लौह महफूज पर देख के नहीं खाता हूँ, मैं तो कमा के खाता हूँ। मेरा कंफ्यूजन ये है कि अगर बैंक नहीं होंगे, मुफ्ती साहब जो है वो जवाब जो दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्ल सलीम अल्लाह ने दिया ना। मैं समझ गई हूँ, लेकिन फिर मुझे ये आज तक नहीं समझ में आई कि फिर अगर बैंक नहीं होंगे तो लोग कहाँ अपना पैसा रखेंगे, क्या करेंगे, वो काम क्या होगा? तो उस जमाने भी लोग अपनी अमानतें भी रखते थे, मामलात भी थे। नहीं, ये नहीं चाहता मैं ये नहीं चाहता कि जहाज खत्म हो जाए। ये इल्म है, साइंसदानों का इल्म है, इस इल्म का इनकार नहीं है। बैंकारी निज़ाम जो है, जो ये काम करते हैं वो जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ बैंकारी निज़ाम को, मैं नहीं पढ़ा हूँ। डॉक्टर साहब हैं, वो मेडिकल पढ़े हुए हैं, वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, वो अपनी फील्ड को जानते हैं, इसका इनकार नहीं है। बात हो रही है हलाल और हराम की। हुक्म सिर्फ ये दिया गया है कि तुम रिज़्क़ के हलाल तलाश करो, हलाल खाओ, यानी अपने हाथों से कमा के खाओ।
अब उसमें मिलावट है, वहाँ सूद के कारोबार की जिसको उलमा ने मना किया है, यानी हराम है कुरान के अंदर, मुतलकन वो सूद हराम है। अब उसके कई ज़राए हैं, कुछ उसमें इजाज़त भी आई है, कहीं बैंकों में हराम भी है, कहीं मुलाजमत को जायज़ भी करार दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, बात हो रही है रिज़्क़ हलाल की। वो जो हम खाते हैं हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हम ये रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं, भाई ठीक है, हमारी दुआएं भी कबूल है, हमारी इबादत भी कबूल है, हमें तकवा हासिल होगा। जब हमें पता है जानबूझ के कि ये माल हराम से आ रहा है, मेरा कारोबार सूद का है और मेरे बच्चे जो कमा रहे हैं ये चोरी का पैसा है, तो फिर वो तकवा कहाँ से हासिल होगा? वो तकवा तो नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो फातिमा बच्ची बात कर रही थी ताकरातों के हवाले से, क्योंकि वक्त भी मेरा कम रह गया है। ताकरातें सिर्फ रमजान की ताकरातों की बात हो रही है, जो आपका सवाल था। ताकरातें तो हर महीने में आती रहती है, रमजान के आखिरी अशरे की जो ताकरातें हैं इनकी बात हो रही है कि इसमें इबादत करो, इसको मख्फी रखा गया है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मख्फी रखा है, उसकी शान करीमी है, छुपाया है। अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ताकरात अता फरमाई, शब कदर दिखा दी। बल्कि अल्लाह ताला ने खुद, अल्लाह ताला ने, अगर मुझे तस्सीह कीजिएगा अगर मैं गलत किया, अल्लाह ताला ने खुद अपने बारे में फरमाया कि मैं छुपा हुआ खजाना था। बिल्कुल, कुछ तो कंज़न मख्फिया, ऐसा ही बिल्कुल अपने बारे में भी फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था। तो मैंने अपने हबीब को बुलाया ताकि मेरी पहचान कराई जाए कि मैं रब भी हूँ, मैं रब। हजरत अली से किसी ने पूछा था कि रब कब से था और कब तक रहेगा? अजीब मामला कहते हो कि रब कब से था, अभी कब भी नहीं थी, रब तो था। कोई ऐसा जमाना वक्त आया नहीं जिसमें अल्लाह की रबूबियत ना हो। बिल्कुल सही। मसला ये है कि ताकरातें आती हैं, इनमें इबादत करनी चाहिए। ये हमारे लिए है कि 5 रातें अल्लाह ने हमें दे दी है कि 5 में से कोई रात तो नसीब हो जाएगी जिसमें मगफिरत हो जाएगी। देखिए अल्लाह की हिकमत है कि उसने छुपा के रखा। हमारा हसूल ये होना चाहिए कि हमें रब की रजा मिल जाए, हमें अल्लाह मिल जाए। अल्लाह मिल जाए तो फिर सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि ये जो है, बल्कि पहले अगर आपका वो सवाल का अगर जवाब आप देना चाहें तो वो कर लें पूरा, फिर मैं अगला सवाल कर लेता हूँ। असल में वो अब ये बड़ा दूर चला गया, मैं दोहरा देता हूँ। आमना ने ये अर्ज किया था, सवाल किया था कि हम लोग हर चीज़ को हराम और हलाल करार देते हैं। देखिए ये बात याद रखिए, ये अक्सर लोगों की गलत फहमी है। दरअसल हर शख्स अपनी फील्ड का यूँ समझिए कि वो माहिर होता है। ठीक है। अब उलमा की मजबूरी ये है कि वो अल्लाह की किताब को देखते हैं या नबी के फरमान को देखते हैं। हाँ, वक्त खत्म हो गया जी। छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये बहुत अच्छा जो है टॉपिक है और इस पर हम बात करें। एक छोटा सा लेकिन इसमें जो है वो हम मुफ्ती नक्शबंदी साहब जो हैं उनको कहीं पे पहुंचना है, तो मुफ्ती साहब जो है वो ब्रेक के बाद यहाँ हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, उनको कहीं पे मसरूफियत। और सब इनके लिए दुआ करें, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, सबको सदका जारिया है। यहाँ पे हमारे तमाम जो नाज़रीन हैं जो सुन रहे हैं हमें, वो मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब के साथ दुआ कीजिएगा उनके लिए कि वो उनको अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला नसीब करे। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे।